टाइम से पहले डिलीवरी यानी प्री टर्म लेबर का एक कॉमन कॉज है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, यानी कि बच्चेदानी के मुंह का ढीला होना या उसकी लेंथ कम होना। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजी है, टाइटनिंग ऑफ ऑस या बच्चेदानी के मुंह पर टांका लगाना। मेरा नाम डॉक्टर सुमन जैन है, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चेदानी के मुंह पर टांका लगाने का प्रोसीजर के बारे में। क्या क्या आपको इसमें ध्यान रखना है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और क्या इसके फायदे हैं। कुछ लोगों को प्रेगनेंसी पूरे टाइम से डिलीवर होने की बजाय 7वें 8वें महीने में ही डिलीवर हो जाती है, जिसको कि हम प्री टर्म लेबर भी कहते हैं। और काफी केसेस में ये होता है बच्चेदानी के मुंह के ढीले होने की वजह से, या फिर जिसको कि हम कहते हैं हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। सर्विक्स या बच्चेदानी का मुंह जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो प्रेगनेंसी का पूरा भार ले सके और इसलिए समय से पहले खुल जाता है और ऐसे में फिर टाइम से पहले डिलीवरी हो जाती है। कभी कभी तो ऐसे बच्चे का 6 7वें महीने में भी हो जाते हैं और जिनको सेव करना काफी मुश्किल का काम भी हो जाता है। इस तरह के केसेस में हम लोग बच्चेदानी के या यूट्रस के मुंह पर, जिसको कि सर्विक्स कहते हैं, वहां पे हम लोग एक स्टिच लगाते हैं जिससे कि वो जो ढीला मुंह है वो टाइट हो जाए और प्रेगनेंसी पूरे टाइम तक चल सके और एक हेल्दी बेबी डिलीवर हो सके। इस प्रोसीजर को टाइटनिंग ऑफ ऑस भी कहते हैं। इस तरह के पेशेंट्स में आमतौर पे मरीजों को पता ही नहीं चल पाता कि उनका शायद प्रीटर्म लेबर हो रहा है, क्योंकि वो बहुत हल्का फुल्का सा दर्द होता है। उनको लगता है कि ये तो नॉर्मल टाइप के पेन है और वो कई दफे डॉक्टर के पास जा भी नहीं पाते और थोड़े से दर्दों में ही उनका बच्चेदानी का मुंह या यूट्रस का मुंह खुल जाता है और डिलीवरी हो जाती है। इस सिचुएशन में बड़े आराम से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है बच्चेदानी के मुंह पे टांका लगाकर। किस तरह से हम प्रोसीड करते हैं इस तरह के केसेस में, जबकि कि हमें डाउट हो कि ये केस सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का हो सकता है। सबसे पहले तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग हिस्ट्री लेते हैं कि उनकी पहले ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री उनकी क्या है, कितनी बार उनको ऐसा अबॉर्शन हो चुका है। कुछ पेशेंट्स तो हमारे पास आजकल अभी भी ऐसे आते हैं जिसमें कि 4-5 बार उनके 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना पे डिलीवरी हो चुकी होती है और उनके पास एक भी लाइव इशू नहीं होता। इस तरह के सभी केसेस में अगर वो हमारे पास प्रेगनेंसी से पहले आए होते हैं पेशेंट्स, तो हम उनकी पूरी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, उनके टेस्ट वगैरह करवाते हैं। कुछ पेशेंट्स का तो सर्विक्स जो होता है वो बिना प्रेगनेंसी के भी हमें खुला हुआ दिख जाता है और कुछ पेशेंट्स का जैसे ही प्रेगनेंसी होती है उसके बाद में हम लोग उसकी लेंथ और उसका खुलना दोनों चीजें हम लोग मेजर करते हैं। इसके आगे हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं ये जानने से पहले आप डेफिनेटली ये जानना चाहेंगे कि कारण क्या होते हैं इस तरह के केसेस में। काफी केसेस में तो इसका कोई रीजन पता कर नहीं चलता कि क्यों ऐसा हुआ है, लेकिन कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो ये हैं कि कुछ पेशेंट्स में इनहेरिटेडली, यानी कि बनावट ही उनकी ऐसी होती है कि वो सर्विक्स छोटा होता है या इरेगुलर शेप का होता है, या कई बार मुलेरियन एनोमली यानी कि बच्चेदानी के जो डिफेक्ट्स होते हैं, 2 यूट्रस होना या कुछ और तरीके के कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन, उनके साथ में ये भी प्रॉब्लम रहता है कि बच्चेदानी का मुंह छोटा या ढीला भी होता है। कुछ पेशेंट्स में यूट्रस की बनावट ही ऐसी होती है कि जिसमें उनका सर्विक्स इनकॉम्पिटेंट होता है या शॉर्ट सर्विक्स होता है। इसके बाद दूसरे रीजन होते हैं एक्वायर्ड रीजन, यानी कि जैसे अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी है, ऐसे में बिकॉज बच्चेदानी का वजन ज्यादा होता है और स्ट्रेचिंग भी ज्यादा होती है, तो इसमें इनकॉम्पिटेंस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनमें की कोई सर्जरी हुई हो बच्चेदानी के मुंह पर या सर्विक्स पर, जैसे कि रिपीटेड डीएनसी हुई हो या कोई कोन बायोप्सी हुई हो या कोई सर्वाइकल पॉलिप वगैरह रिमूव किया हो जिसकी की वजह से वहां पे डायलिटेशन किया हो, या कुछ और तरीके के बड़े साइज के अबॉर्शंस, या कुछ पेशेंट्स में बार बार रिपीटेड प्री टर्म लेबर होने की वजह से भी सर्विक्स काफी कमजोर हो जाती है, जो कि थोड़ा सा प्रेशर पड़ते ही मुंह खुल जाता है। इसके अलावा जो और कॉमन कॉजेज हैं वो ये है कि कभी उनके पहली डिलीवरीज में सर्विक्स पे कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई टीयर हुआ हो। ये केसेस जो होते हैं ये भी सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस में जाने के लिए हाई रिस्क केसेस होते हैं। और जैसा मैंने बताया, कुछ केसेस में पेशेंट को लेंथ सर्विक्स की या बच्चेदानी के मुंह की जो लेंथ होती है, जो यूजुअली 3 से 4 सेंटीमीटर तक होती है, इन केसेस में वो ऑलरेडी छोटी ही होती है। तो अब हम ये जानते हैं कि हम इस प्रोसीजर को करने से पहले किन बातों का ध्यान रखते हैं। ये प्रोसीजर हम यूजुअली करते हैं 16 to 18 और 20 वीक्स तक भी कर सकते हैं। कोशिश ये करते हैं कि ये हम उनके दर्द आने से या बच्चेदानी के मुंह खुल जाने से या पहले उनके जो अबॉर्शंस हुए हैं, मान लीजिए किसी का 5 मंथ पे या 6 मंथ पे अबॉर्शन हुआ है, तो वो स्टेज आने से पहले ही, काफी पहले ही हम लोग ये स्टिच लगा सकें।
फिर लगाने के प्रोसीजर करने से जस्ट पहले हम लोग एक सोनोग्राफी करा के कंफर्म कर लेते हैं कि बेबी ठीक है, प्लेसेंटा की पोजीशन नीचे तो नहीं है, पता चला हमने स्टिच लगाया और कहीं प्लेसेंटा को कोई इंजरी ना हो जाए, तो हम लोग एक जस्ट पहले एक स्कैन भी करवाते हैं। फिर ये जनरल एनेस्थीसिया में ही होता है, शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। ज्यादातर केसेस में ये जो स्टिच हम लोग लगाते हैं ये नीचे से ही लगाते हैं, नीचे से लगाते हैं माने ट्रांसविजाइनली ही लगाते हैं, जिसमें कि कोई स्टिच वगैरह सिर्फ बच्चेदानी के मुंह पे आता है टांका और कहीं कोई स्टिच वगैरह नहीं आता। लेकिन कुछ केसेस में जो हाई रिस्क केसेस होते हैं या जिनका विजाइनल वाला स्टिच जो है वो सक्सेसफुल अगर नहीं होता है, तब ट्रांस एब्डोमिनल भी लगाया जाता है, चाहे ओपन सर्जरी से या दूरबीन से, यानी लेप्रोस्कोपिकली भी लगा सकते हैं। मोस्ट कॉमनली 90% ऑफ द टाइम तो हम लोग विजाइनली ही लगाते हैं और काफी ज्यादातर केसेस में सक्सेसफुल रिजल्ट हमें मिलता ही है। ये लगाने का प्रोसीजर मुश्किल से 10 से 15 मिनट का होता है। उसके बाद में 1 या 2 दिन के बाद में हम लोग आपको डिस्चार्ज कर देते हैं और 1-2 दिन जो हॉस्पिटल में रखते हैं वो कुछ थोड़ा सा प्रिकॉशनरी एंटीबायोटिक वगैरह और कुछ इस तरह की मेडिसिन आपको दी जाती है जिससे कि यूट्रस रिलैक्स रहे। हमने यूट्रस पे स्टिच लगाया है तो उसकी वजह से यूट्रस के कोई कॉन्ट्रैक्शंस ना स्टार्ट हो जाएं, तो कुछ थोड़ी सी मेडिसिन दी जाती हैं जिससे कि यूट्रस रिलैक्स रहे। और इसके बाद जब प्रेगनेंसी 36 या 37 वीक्स यानी कि ऐसे टाइम पर पहुंचती है जबकि की डिलीवरी होना कभी भी हो सकती है, उसके जस्ट पहले 36-37 वीक पे आपको हॉस्पिटल जाके ये स्टिच निकलवाना भी होता है। अगर आप ये स्टिच नहीं निकलवाएंगे नीचे से तो डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो फायदे क्या हैं इस प्रोसीजर के? सबसे बड़ा फायदा यही है कि टाइम से पहले जो बच्चा हो रहा था यानी कि जो प्री टर्म डिलीवरी हो रही थी उसकी जगह आप एक सक्सेसफुल हेल्दी बेबी डिलीवर करा सकते हैं। प्री टर्म बेबी के अपने बहुत सारे नुकसान हैं, एनआईसीयू में रखना पड़ता है, ऐसे बच्चों की ग्रोथ में भी प्रॉब्लम हो सकती है और उनको और बहुत सारी बीमारियां होने की संभावनाएं होती हैं। जो 3 महीने या 2-3 महीने जो उनके प्रेगनेंसी के वूम में गुजरने थे, जिस वक्त की उनको मैच्योर होना था, तो उस टाइम को वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है और ऐसे में प्री टर्म बेबीज की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सभी हम बचा सकते हैं। टाइम से पहले पैदा होने वाले बच्चे या प्री टर्म बेबीज में लॉन्ग टर्म सीक्वल्स भी बहुत सारे होते हैं। ये देखने में आया है कि सभी तरह की बीमारियां, ग्रोथ रिटार्डेशन इन बेबीज में नॉर्मल हेल्दी टर्म बेबीज के कंपैरिजन में ज्यादा होती हैं। तो प्री टर्म डिलीवरीज ना हो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। तो अगर इसके सब फायदे ही हैं या इससे कोई नुकसान होने की संभावनाएं भी हैं, कोई भी प्रोसीजर, कोई भी ऑपरेटिव प्रोसीजर जो किया जाता है उसके कुछ इनहेरिटेड रिस्क तो होते ही हैं। ऐसे ही इसका भी कुछ इनहेरिटेड रिस्क हैं। एक जो रिस्क है उसमें वो ये है कि बिकॉज आपने यूट्रस में स्टिच लगाया है, यूट्रस के मुंह पे स्टिच लगाया है, तो कुछ पेशेंट का यूट्रस इतना सेंसिटिव होता है कि ये लगाने की वजह से ही उनको कॉन्ट्रैक्शंस आ जाते हैं और जिसको कि हम रोकना चाहते हैं। हालांकि बहुत रेयर ऐसा होता है, हम लोग मेडिसिन वगैरह देते ही हैं तो ऐसा होता नहीं है। कुछ रेयर केसेस में अगर ब्लीडिंग हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए ये संभावनाएं भी रहती हैं, बट ये सब रेयर हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट जब हमारे पास आता है तो ऑलरेडी मुंह खुल चुका होता है, उसका बैग बेबी का नीचे आ चुका होता है। ऐसे केसेस में सक्सेस होने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि जो स्टिच लगाने की जगह है वो काफी कम रह जाती है। अगर हम बिना पेन के और टाइम से ही प्रोसीजर करते हैं तो यूजुअली सक्सेसफुल होता ही है। ये तो मैंने आपको बताया टाइटनिंग ऑफ ऑस के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ कॉमन क्वेश्चंस के आंसर जो पेशेंट्स हमसे पूछते हैं जब भी हम आपको इस प्रोसीजर के बारे में बताते हैं या आपको सजेस्ट करते हैं कि ये आपको कराना चाहिए। एक क्वेश्चन, काफी कॉमन क्वेश्चन, कि मैडम आप जनरल एनेस्थीसिया में ये प्रोसीजर कर रहे हैं तो इससे बेबी पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा? नहीं, बेबी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा और जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं उन्हें भी ये बात मालूम होती है कि प्रेगनेंसी ऑलरेडी चल रही है, तो एनेस्थीसिया इसी तरीके का दिया जाता है जिससे कि बच्चे पे कोई इफेक्ट ना आए। और जो प्रोसीजर हम लोग विजाइनली करते हैं वो इतने शॉर्ट टाइम का होता है, बहुत छोटा सा प्रोसीजर होता है, तो बहुत लंबा एनेस्थीसिया उसको देना नहीं पड़ता। और अगर लंबा देना भी पड़ता है कभी कभी कुछ रेयर केसेस में, जैसे कि ट्रांस एब्डोमिनल में या लेप्रोस्कोपिक में, तो भी वो सेफ ही होता है। दूसरा एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर 36-37 वीक पे आके और पेशेंट टाका खुलवाना भूल जाए तो क्या होगा? क्या बिना टाका खुलवाए डिलीवरी हो सकती है? नहीं, बिना टाका खुलवाए डिलीवरी नहीं हो सकती। आपने किसी चीज को टाइट करके बंद कर दिया है और अगर आप उसको खोलेंगे नहीं तो वो डिलीवरी होना मुश्किल होगा। और दूसरी तरफ एक और प्रॉब्लम इससे हो सकती है, कभी कभी कॉन्ट्रैक्शंस, क्योंकि लेबर का टाइम है और आप भूल गए हैं कि आपके टांका लगा हुआ है और कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो यूट्रस के,
उसकी वजह से सर्विक्स पे या बच्चेदानी के मुंह पे इंजरी भी हो सकती है। ऊपर से तो फोर्स आ रहा है और नीचे आपने टांका खुलवाया नहीं है, तो ये गलती किसी सूरत में नहीं करनी है। किसी वजह से अगर ऐसा हो जाए कि आपने जिस हॉस्पिटल में टांका लगवाया है, डिलीवरी के लिए आप उस हॉस्पिटल में नहीं जा पा रहे हैं, तो ये हमेशा याद रखें कि आपके इस पे टांका लगा हुआ है। जिस भी हॉस्पिटल में आप डिलीवरी कराने का सोच रहे हैं, वहां जाके आपकी टांका जरूर खुलवाएं। सिर्फ एक ही स्थिति है जिसमें कि ये टांका नहीं खुलता है, और वो है तब जबकि कि ये ट्रांस एब्डोमिनल लगाया जाता है। यानी कि कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कि बार बार टांका लगवाने के बावजूद भी अगर उनका नहीं रुकता है और डिलीवरी हो जाती है, प्री टर्म डिलीवरीज हो जाती है और एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हाथ में नहीं आती है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग ट्रांस एब्डोमिनल यानी कि वो जो टांका नीचे लगा था थोड़ा ऊपर की तरफ लगाते हैं, मुंह के ऊपर की तरफ लगाते हैं, और ये क्योंकि नीचे से नहीं दिखाई देता इसलिए हमें एब्डोमेन से लगाना पड़ता है। ऐसे पेशेंट्स में डिलीवरी सिर्फ सिजेरियन ही कराई जाती है, इसमें नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है और इसमें टांका भी खुलवाना नहीं पड़ता। एक सवाल ये कि अगर आपने ये टांका लगवाया और फिर भी आपकी प्रीटर्म डिलीवरी नहीं रुकेगी तो क्या करेंगे? जैसा मैंने अभी बताया, अगर ऐसा होता है तो ट्रांस एब्डोमिनल टांका लगाना पड़ता है, यानी कि बच्चेदानी के मुंह पे ऊपर की तरफ से, पेट के अंदर की तरफ से स्टिच लगाना पड़ता है, जिसको कि ट्रांस एब्डोमिनल टाइटनिंग ऑफ ऑस कहते हैं। ये ओपन सर्जरी से भी होता है और लेप्रोस्कोपिक से भी होता है। टांका लगाने से पहले ही बच्चेदानी का मुंह खुल जाए तब क्या टांका लगाया जा सकता है? लगा सकेंगे या नहीं लगा सकेंगे, इस बात पे डिपेंड करता है कि जब मुंह खुल जाता है बच्चेदानी का, उसके बाद में सर्विक्स की लेंथ अगर इतनी कुछ होती है जिसमें कि टांका लगाना संभव है, तो कोशिश हम लोग करते हैं टांका लगाने की। लेकिन अगर वो सर्विक्स का मुंह पहले ही पूरा खुल के और मुंह बिल्कुल छोटा हो चुका होता है, तब तो फिर डिलीवरी ही होती है, तब उसको रोकना मुश्किल होता है। इसीलिए कोशिश ये करें कि अगर आपकी ऐसी हिस्ट्री है, डॉक्टर को सोनोग्राफी देख के ये लगता है कि आपके बच्चेदानी का मुंह छोटा है या खुला हुआ है और आपको वो सजेस्ट करते हैं स्टिच लगाने का, तो आपको जरूर लगवा लेना चाहिए। अगर कोई पेशेंट लगवाना ना चाहे, यानी कि सपोज किसी पेशेंट की प्राइमी है, पहला बच्चा है और उसको सोनोग्राफी में आता है कि बच्चेदानी का मुंह छोटा है, या उन डॉक्टर को लगता है कि ये जल्दी खुल सकता है, या ट्विन प्रेगनेंसी है, लेकिन पेशेंट नहीं चाहते कि वो ये टांका लगवाएं, तो ऐसे में क्या हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? वैसे तो अगर ये सजेस्ट किया जाता है कि आप ये लगवाएं तो लगवाना बेटर है, लेकिन फिर भी किसी भी वजह से अगर आप ये नहीं लगवाना चाहते हैं तो हम मेडिसिन तो आपको देंगे ही सही। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आती हैं जो यूट्रस को रिलैक्स रखती हैं, और कब कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि ये हमने मेडिसिन दी और उनसे हमें एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी मिल भी जाती है, लेकिन लगवा लें तो बेटर है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि अगर किसी का एक प्रेगनेंसी में हमने ये स्टिच लगाया है और फिर डिलीवरी के टाइम निकाल दिया और सक्सेसफुल डिलीवरी हो गई, तो क्या अगली बार हर प्रेगनेंसी में उनको ये टांका लगवाना पड़ेगा? आइडियली एंड लॉजिकली तो यही बात है कि अगर किसी का मुंह छोटा है या ढीला है तो उसको एक बार टांका लगा के अगर सक्सेसफुल प्रेगनेंसी मिली है तो डेफिनेटली सेकंड में भी ये लगवाना चाहिए। लेकिन देखने में ये आता है, और मेरे भी कुछ केसेस में मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि पेशेंट ने एक टाइटनिंग ऑफ ऑस करवाया, एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी डिलीवर करवाई, लेकिन जो सेकंड प्रेगनेंसी उसके बाद जो हुई वो कुछ सालों के बाद, 2 साल 3 साल के बाद, उसके बाद में उन्होंने नहीं लगवाया। उन्होंने उसको केयरलेसली लिया या जैसा भी आप समझे, और हमारे पास वो आए उस स्टेज में जैसे 6-7 मंथ्स पे, जबकि कि वो टाइम निकल चुका है स्टिच लगवाने का और वो इंटरेस्टेड भी नहीं है लगवाने में। तो ऐसे में हमने मेडिसिन से उनको कंटिन्यू किया है और काफी केसेस में कंटिन्यू हो भी गया है। तो ऐसा हुआ है कि बिना टांका लगाए भी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी डिलीवर हुई है, लेकिन आइडियली और लॉजिकली तो यही लगता है कि लगवा लेना चाहिए। आई होप सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस या बच्चेदानी के मुंह पे टांका लगाने से संबंधित सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिली होगी। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई सवाल हैं या आप कुछ मुझसे पूछना चाहें तो मुझे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।